नमस्कार। हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आज हम बात करेंगे साहित्य की विधाओं के बारे में। साहित्य की विधाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, पद्य विधाएं और गद्य विधाएं। भाषा की शुरुआत गद्यात्मक रूप में हुई, लेकिन जब हम भाषा के लिखित रूप की बात करें, जब साहित्य की बात करें, तो उसमें पद्य रूप पहले आया। विश्व की प्राचीनतम ग्रंथों की बात करें तो वेद पद्य रूप में श्लोकों और छंदों के रूप में लिखे गए। संस्कृत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत भी छंदों में लिखे गए। हिंदी साहित्य का प्राचीन काव्य, जिसमें आदिकालीन रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो और ढोला मारूरा दुहा जैसी, तो मध्यकाल में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, जायसी, नानक, दादू, रैदास, पीपा, धन्ना, इन तमाम भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं को पद्य या कविता के रूप में, काव्य के रूप में लिखा। आधुनिक युग की शुरुआत में गद्य विधाओं का विकास हुआ। गद्य विधाओं में मुख्य रूप से उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि विधाएं हैं। पहले के दो वीडियो में हमने पद्य की विधाओं के बारे में बात की। इसके साथ साथ गद्य में उपन्यास वगैरह के बारे में बात की, उनकी परिभाषा और उनकी शुरुआती कृतियों के बारे में हमने बात की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवनी, आत्मकथा, समालोचना और अन्य विधाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जीवनी या परकथा। जीवनी, जिसे अंग्रेजी में लाइफ कहा गया या बायोग्राफी कहा गया। जीवनी जीवन से संबंधित होती है। जब लेखक किसी व्यक्ति विशेष के जीवन और चरित्र की रसात्मक अभिव्यक्ति करता है तो वह रचना जीवनी कहलाती है। जीवनी जीवन से संबंधित। लेकिन यहाँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। आत्मकथा यानी खुद की कथा। जीवनी में लेखक किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति की कथा लिखता है, उसके जीवन चरित्र का वर्णन करता है। जीवनी की परिभाषा के रूप में बाबू गुलाब राय लिखते हैं, जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं वरन चित्रण है। यह साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक व्यक्ति के अंतर और बाह्य का कलात्मक निरूपण करता है। हिंदी की प्रथम जीवनी की अगर बात करें तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना कविवर सत्यनारायण जी की जीवनी है। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि जीवनी तो सत्यनारायण जी की है, लेकिन उनको लिखने वाले हैं पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। तो जीवनी में इस बात का ध्यान रखें कि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटनाओं को आधार बनाकर लिखी जाती है। अगली विधा है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। अंग्रेजी में भी इन दोनों शब्दों के अंतर को आप समझ लें कि जीवनी बायोग्राफी है और आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है, यानी स्वव्रत। आत्मकथा स्वलिखित जीवन व्रत है। आत्मकथा को खुद लिखेगा लेखक और अपने जीवन के बारे में लिखेगा। जीवनी में लेखक दूसरे के जीवन के बारे में लिखेगा। आत्मकथा की परिभाषा देते हुए डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत लिखते हैं, आत्मकथा लेखक के जीवन की दुर्बलताओं, सबलताओं आदि का वह संतुलित और व्यवस्थित चित्रण है जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निष्पक्ष उद्घाटन में समर्थ होता है। लेखक के अपने जीवन में जो भी अच्छा या बुरा घटा, उसकी खुद की जो विशेषताएं हैं, उसमें जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, उन सबको निष्पक्ष भाव से वो
आत्मकथा में लिखता है। अब बात करें हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है। जैन कवि बनारसी दास की रचना अर्ध कथानक, जिसे सन 1641 में लिखा गया, उसे अधिकतर साहित्यकार हिंदी की पहली आत्मकथा मानते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह रचना पद्यात्मक है, काव्य के रूप में लिखी गई है। प्रथम आधुनिक आत्मकथा की बात करें तो हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की शुरुआत करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कुछ आप बीती कुछ जग बीती को प्रथम आधुनिक आत्मकथा माना जा सकता है। अगली साहित्यिक विधा है समालोचना, जिसे अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म कहते हैं। समालोचना के लिए कई जगह आलोचना शब्द भी काम में लेते हैं और इसी का एक समानार्थी शब्द है समीक्षा। प्रश्न पत्र में, हमारे पेपर में, परीक्षा में प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस कहानी की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये समालोचना शब्द आया कहां से। समालोचना शब्द संस्कृत का है, जिसकी व्युत्पत्ति आलोचना से हुई। आलोचना शब्द कैसे बना? इसमें आ या आंग उपसर्ग है। लोच मूल शब्द या धातु है और ल्युट भाववाचक संज्ञा का सूचक है। इसके साथ में प्रत्यय है टाप, जिससे आ बना। तो आ लोचन आ यानी संपूर्ण रूप से, लोचन यानी देखने की क्रिया और आ प्रत्यय है। इसके आगे सम और जुड़ गया, समालोचना। सम यानी सम्यक तरीके से, संतुलित तरीके से। तो सम और आलोचना मिलके बने समालोचना। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका अर्थ है किसी वस्तु का सम्यक निरीक्षण। आमतौर पर आलोचना का अर्थ हम नकारात्मक रूप में लेते हैं कि किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब बात साहित्य की करें तो कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि कबीर के साहित्य का या कबीर के काव्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यहां आलोचना का अर्थ बुराई नहीं है। आलोचना का अर्थ है उस व्यक्ति के कृतित्व को, उसकी रचनाओं को समग्रता से देखना, उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को उद्घाटित करना, उसके गुणों को भी बताना और उसकी कमियों को भी बताना। यह है समालोचना। अब समालोचना की परिभाषा क्या हो सकती है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। यहां पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ये भाव प्रकट करना चाहते हैं कि साहित्य में हम किसी रचना को पढ़ें और उसके गुण दोषों का उद्घाटन करें और फिर अपना मत प्रस्तुत करें। यही समालोचना है। साहित्य जीवन की व्याख्या है। मनुष्य अपने जीवन में जितनी स्थितियों से रूबरू होता है, जितनी परिस्थितियां उसको मिलती है, उन सब परिस्थितियों को साहित्य में व्यक्त करता है। तो समालोचना उस कृति की अच्छाइयों बुराइयों को व्यक्त करती है। साहित्य में जीवन की सारी परिस्थितियां हैं और समालोचना में साहित्य की परिस्थितियों का मूल्यांकन है। संस्कृत में सैद्धांतिक आलोचना के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं, जिन्होंने पहली शताब्दी में नाट्यशास्त्र की रचना की। ये नाट्यशास्त्र
भारत के उन्नत साहित्य और वाङ्मय का सूचक है। आज से लगभग 2000 साल पहले जब यूरोप और अमेरिका के अधिकांश लोग अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, उस समय इस तरह की रचना भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय शिक्षा प्रणाली की श्रेष्ठता को प्रकट करती है। ब्रज भाषा का टीका साहित्य और नाभादास की भक्तमाल हिंदी की प्रारंभिक आलोचनात्मक कृतियां हैं। ये तीन विधाएं मुख्य हैं। इसके अलावा गौण या अन्य विधाओं में रेडियो रूपक, ये एक आधुनिक विधा है। रेडियो का जब से आविष्कार हुआ उसके बाद में रेडियो का भी उपयोग साहित्य के लिए किया जाने लगा। रूपक का एकमात्र आधुनिक भेद जो दृश्य नहीं अपितु श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है वह रेडियो रूपक है, क्योंकि रेडियो पर जो नाटक आएगा उसको हम देख नहीं पाएंगे। बाकी नाटक के जितने भी प्रकार हैं उनको हम देखते हैं, लेकिन रेडियो रूपक श्रव्य विधा है। यात्रा साहित्य एक अलग तरह की विधा है जिसमें लेखक अपनी यात्राओं के बारे में लिखता है। लेखक द्वारा स्वयं की अविस्मरणीय यात्राओं का आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुतिकरण करना यात्रा साहित्य कहलाता है। हिंदी का पहला यात्रावर्त भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा को माना जाता है। अगली विधा है पत्र साहित्य। ऐसी रचना जिसमें पत्रात्मक शैली में कथानक आगे बढ़ता है, तो पत्रात्मक शैली में रचित साहित्य पत्र साहित्य कहलाता है। अगली विधा डायरी या दैनिकी। आमतौर पर साहित्यकार या लेखक अपने रोजमर्रा की जीवन की घटनाओं को एक डायरी में लिखता है, वह डायरी साहित्य है। इसमें साहित्यकार अपने दैनिक जीवन के अनुभवों का नितांत निजी शैली में डायरी रूप में अभिव्यक्तिकरण करता है। घनश्याम दास बिड़ला जो कि राजस्थान से संबंधित हैं, उन्होंने 1960 में डायरी के पन्ने लिखे। इसी तरह हरिवंश राय बच्चन ने प्रवासी की डायरी लिखी। एक और साहित्यिक विधा है साहित्य इतिहास। साहित्य इतिहास एक प्रकार से मनुष्य की चित्तवृत्तियों, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाला साहित्यिक प्रयास है। मनुष्य ने अपने जीवन में जो जो विकास किए हैं वे सारे विकास हमें साहित्य में दिखाई देते हैं। मनुष्य की समाज और सभ्यता ने जो प्रगति की है वो सारी प्रगतियां हमें साहित्य में दिखाई देती है। तो साहित्य में समय के साथ साथ किन किन रूपों में बदलाव आया, उन सब बदलावों को साहित्य के इतिहास में प्रस्तुत किया जाता है। साहित्य इतिहास की एक प्रमुख रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। तो साहित्य के इतिहास में पहले पृष्ठभूमि के बारे में बताया जाता है, फिर शुरुआती काल के बारे में, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों, उसके रचनाकार और प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया जाता है। इसी तरह आगे के कालों का वर्णन किया जाता है। बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, उस साहित्य इतिहास में हम इन सभी बातों के बारे में पढ़ेंगे कि साहित्य की शुरुआत कब हुई, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, अलग अलग कालों का विभाजन कैसे किया गया, अलग अलग कालों के नाम कैसे रखे गए। आदिकाल का नाम आदिकाल ही क्यों पड़ा, फिर भक्तिकाल ही क्यों पड़ा, क्या कारण रहे। फिर इन काल खंडों की प्रवृत्तियों का विवेचन किया जाएगा कि आदिकाल का साहित्य कैसा है, उसकी शैली कैसी है, भाषा कैसी है और किस विषय वस्तु को आधार बनाकर वो लिखा गया है। इसी तरह भक्ति काल का साहित्य में किन किन बातों को व्यक्त किया गया है, ये सारी बातें हम प्रवृत्तियों में पढ़ेंगे। फिर साहित्य इतिहास में हम कवियों और साहित्यकारों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे
आदिकाल में चंदवरदाई नाम के कवि हुए जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। अब्दुल रहमान नाम के एक कवि हुए जिन्होंने संदेश राशक लिखा। ढोला मारूरा दूहा एक जन काव्य या लोक काव्य था। विद्यापति ने पदावली लिखी। इसी तरह भक्ति काल में कबीर, सूर, पीपा, धन्ना, रैदास, मीरा, तुलसी, जायसी, इन प्रमुख रचनाकारों ने कौन सी रचनाएं लिखी, उन सब का अध्ययन हम साहित्य के इतिहास में करते हैं। तो यही अपना बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, जिसका क्रमबद्ध अध्ययन हम अगले वीडियोस में करेंगे। धन्यवाद।